नमस्कार, मैं मनोज मनु। आज मौजूद हैं हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए। उस विषय की चर्चा और चिंता सड़क से लेकर संसद तक होती है, लेकिन क्या वाकई उतनी गंभीरता से उस विषय पर बात हो पा रही है? क्या वाकई उतनी गंभीरता से उन लोगों के बारे में बात हो पा रही है जिनकी बात सबसे पहले होना चाहिए? क्योंकि उन लोगों का अधिकार इस प्रकृति पर सबसे पहले है। हम चर्चा आज एक खास शख्सियत से करेंगे जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, और ये संस्था संसद को अपनी रिपोर्ट देती है, राष्ट्रपति तक अपनी तमाम रिपोर्ट पहुंचाती हैं, और वो रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। हो तो कई साल गए, लेकिन इस बार ये आयोग कुछ खास कर रहा है, और वो क्या खास कर रहा है ये जानने और समझने के लिए हम मौजूद हैं हर्ष सिंह जी के पास, जो कि आयोग के चेयरमैन हैं। हर्ष सिंह जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम ये जानने आए हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या खास कर रहा है उस समुदाय के बारे में जिसकी बातें तो होती हैं, लेकिन आज तक उनको वो न्याय नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, वो हक नहीं मिल पाया। सभी को नमस्कार। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। वास्तव में अनुसूचित जनजाति इस विषय को लेकर आज तक भी बहुत स्पष्टता हमारे एकेडमिक सर्कल में भी और राजनीतिक सर्कल में भी देखने में नहीं मिलती। इसमें थोड़े से ऐतिहासिक कारण रहे हैं। अगर मैं उसे थोड़ा सा विस्तार से बताऊं तो ट्राइब यह शब्द आया हमारे नज़रों में जब ब्रिटिश यहाँ आए, और ब्रिटिश ने ट्राइब की एक परिभाषा बनाई, और उसके आधार पर अभी तक हम इन विषयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। वास्तव में हमारे देश का जो जनजाति समाज है उसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। अंग्रेज़ों ने जो ट्राइब को समझा था वो जब वो अमेरिका में गए थे और न्यूजीलैंड में गए थे, ऑस्ट्रेलिया में गए थे, उसमें उन्होंने आदि मानव जैसा उनको माना जी। और शुरुआत में तो उनको जानवरों की तरह ही उन्होंने व्यवहार किया, जो अभी अर्ध विकसित मानव के रूप में डिफाइन किया उसको। भारत में के जो जनजाति समाज है, जो वन क्षेत्र में रहने वाले जाति समुदाय रहे जी। और हमारे भारत की जो परंपरा रही, विभिन्नता में विविधता में एकता भी रहना, एकात्मता रहना, उसके चलते परस्पर संबंध हमेशा सभी प्रकार के, वन में रहने वाले, नगर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, जी। सभी के सांस्कृतिक संबंध भी रहे, आध्यात्मिक संबंध भी रहे। जी। तो अगर हम इतिहास देखें तो जनजाति समुदाय का एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने इसको सबसे बड़ा खतरा माना। 1857 के युद्ध के बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट है कि हमारे सबसे अधिकारी इस युद्ध में जो मारे गए हैं ब्रिटिश अधिकारी, वो जंगल क्षेत्र में मारे गए, और उनके लोगों ने आगाह किया कि अगर लंबे समय तक यहाँ रहना है तो इन समुदायों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तब वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेकर आए, फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए। उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये एनक्रोचर्स हैं, लुटेरे हैं, और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और इसलिए उनके खिलाफ जो संघर्ष हुए उसको उन्होंने क्रिमिनल एक्ट की तरह से ही हिस्ट्री में लिखा। और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हम उस अंग्रेज़ों की पढ़ाई के चलते हमने भी हमारे जनजाति समुदायों के बारे में ऐसा ही सोचा। संविधान निर्माताओं ने इस बात को ठीक से समझा था, और इसीलिए हम लोग ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जनजाति समुदायों के लिए जो बात प्रावधान किए गए वो अभी भी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, और उसमें विशेष प्रावधान दिए गए जिसमें वनों का अधिकार भी, अपनी संस्कृति को बचाए रखते हुए विकास की ओर आगे बढ़ना। ये मैं एक आपकी आयोग की ही एक पुस्तक है जो आपसे मुझे मिली है, जिसमें जनजाति के बहुत सारे अधिकार हैं, उनके विकास के विषय भी हैं, जैसे कि वन का अधिकार है, समुदाय वन अधिकार है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार हैं। अगर वाकई इस किताब में जितनी भी तमाम चीजें हैं, क्योंकि आयोग तो बहुत पहले बन चुका है, इस किताब में जितनी चीजें हैं, और अगर इस किताब में जितने विषय हैं उन पर अगर सरकारें काम कर रही होती, राज्य सरकारें काम कर रही होती, केंद्र सरकार काम कर रहे होते, उच्च बजट और उस अधिकार के तहत काम होता, तो शायद नक्सलवाद जैसी चीजें नहीं होती, वो समस्या ही खत्म हो जाती, और हमारे आदि पुरुष या आदिवासी लोग
आज मुख्य धारा में होते? हाँ मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसके पीछे कारण भी, मैं जब यहाँ आया तो ध्यान आया, और पहले भी काम करते हुए ध्यान आता है कि ये सब काम में देरी हुई है। तो देरी होने का कारण ये रहा, जिसको मैं मानता हूँ कि इमेज वर्सेस रियलिटी का अंतर है। अंग्रेजों से प्राप्त शिक्षा करने वाले हम लोग, उन्होंने जो परसीव किया था ट्राइब्स को, उसके चलते समस्या आती हुई दिखती है। संविधान ने तो हमको अधिकार दे दिए थे और इसके लिए हम संविधान निर्माताओं के बहुत एहसानमंद हैं। लेकिन उसके बाद का हम सोचें तो मंत्रालय बना रहा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब मंत्रालय, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट की समस्याएं कुछ अलग हैं, इश्यूज अलग हैं, उनके भी इश्यूज हैं, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब के उससे भिन्न थे। इस बात को किसी ने समझा नहीं, और ये समझ में आया देश की आज़ादी के 50 साल बाद, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रथम शपथ लेते ही पहली बार अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बनाया। तो ये आवाज़ जो मैं उसको साइलेंट क्राई कहता हूँ जनजाति समाज का, कि वो बोलता नहीं है इसलिए किसी को चाहती नहीं, तो वो सुनी गई एक तरह से, और एक प्रावधान किया गया, मंत्रालय अलग बना। उसी के बाद में, उसी के आगे सब्सिक्वेंटली 2003 में जनजाति आयोग बनाया गया है। ये बात भी ठीक है कि उसके बाद भी 18-19 साल हो गए हैं, और उसके पीछे मैं मानता हूँ, जिसे मैंने कहा इमेज वर्सेस रियलिटी, कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे एकेडमिक्स के लोग, उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग, वो अभी भी इस बात को समझ नहीं पाए, और वो उसी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अधिकार जनजाति समाज को दिए गए, अब उसमें ऐसी कई बातें हैं, कई जनजाति समाज की विशेषताएं हैं जिनको पहले समझना जरूरी। अगर हम उसके इमेज के आधार पर काम करेंगे तो सारी चीज़ें गलत होंगी। मेरे प्रत्यक्ष अनुभव अपने जीवन के भी ऐसे रहे कि अच्छे ब्यूरोक्रेट जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो ट्राइब को लेकर बड़े प्रिजुडाइज्ड हैं, उनको कंट्रोल करना है, उनसे बच के रहना है, ये हमारा पूरा समाज ये सोचता रहा। लेकिन कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। देखिए, आपके पिताजी सांसद रहे हैं 3 बार, आप राजनीतिक परिवार से भी मान लिया जाए, आपने संघ से आप जुड़े रहे हैं, और आपने खासकर इस वर्ग के लिए काम किया। आपने जल, जंगल, जमीन, जानवर के लिए काम किया है, आदिवासियों के लिए आपने बहुत काम किया, और आप IITN भी हैं। दिल्ली से आपने IIT की, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अमूमन जो देखा है हमने कि चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर ब्यूरोक्रेसी हो या तमाम चीज़ें हो, एक सांकेतिक तौर पर आप उनको किसी कमेटी में रख दो, आप सांकेतिक तौर पर उनको सांसद बना दो, आप सांकेतिक तौर पर उनको आदिवासी बना दो। कोई आदिवासी, चाहे किसी भी राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार, किसी आदिवासी को वित्त मंत्री आपने नहीं देखा होगा, किसी आदिवासी को गृह मंत्री आपने नहीं देखा होगा, किसी आदिवासी को उद्योग मंत्री नहीं देखा होगा। एक सांकेतिक तौर पर आदिवासी है तो उसको आदिवासी मंत्रालय दे दो। इस मानसिकता से कब बाहर निकलेंगे राज्य और केंद्र? ये तो अब निकले हैं हम। 1914 2014 में जब सरकार बनी है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7-8 साल में अलग अलग मंत्रालय जनजाति प्रतिनिधियों को मिला है। अभी इस समय तो 8 मंत्रालय हैं, तो ये पहली बार हुआ है, बहुत वेलकम स्टेप है। लेकिन इन सब में भी जो चुनौती है, ये सब बन भी जाएंगे तो भी नीचे काम करने वाली मशीनरी, उसको लेके जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो जनजाति समाज के नाम पर या ट्राइबल रिसर्च के नाम पे जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जिसको पढ़कर कोई नया आदमी कुछ सोचेगा, वो सारा एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज से भरा हुआ है। जनजाति समाज का बारे में जानकारी यानी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी। आज भी दुर्भाग्य से ये कहा जाता है कि ये जनजाति, गौण जनजाति यहाँ पाई जाती है, जैसे किसी जीव जंतु का एंथ्रोपोलॉजी स्टडी किया जाता है। कभी ये तो नहीं कहा जाता कि ये फलानी कम्युनिटी जो है यहाँ पाई जाती है, या जैन समुदाय यहाँ पाया जाता है। और वो दृष्टिकोण ही एंथ्रोपोलॉजी स्टडी का बना रहा, और इसलिए वहाँ के जो रियल प्रॉब्लम्स है वो किसी को पता ही नहीं। तो ये जो चुनौती है, तो मैं जैसे कहता हूँ कि अस्मिता, अस्तित्व और विकास, ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जनजाति समाज के, केवल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी नहीं है। बतौर चेयरमैन आपने अभी क्या देखा, क्योंकि तमाम राज्यों से, तमाम ज़िलों से जो आदिवासी प्रभावित इलाके हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ से आपके पास शिकायतें आती होंगी, वहाँ से बहुत सारी आपके पास चीज़ें आती होंगी। आपने अभी तक क्या देखा, मर्म क्या है? इसमें ज़्यादातर जब हम ये शिकायतें भी आ रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम जोर इस पर ज़्यादा दे रहे हैं कि शिकायतें आए ही ना, समझ बढ़े लोग सिस्टम की। और जो शिकायतें आ रही हैं उसमें अगर मोटे तौर पे माना जाए तो एक तो आरक्षण से संबंधित शिकायतें आती है।
आरक्षण से संबंधित ज़्यादा इसलिए आती है कि आरक्षण लेने तक व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो जाता है। वो शिकायतें आती हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की जाती है, तमाम प्रकार के रोस्टर प्रावधान, लगातार सरकार का आग्रह कि ये सीट्स फिल की जाए, तो भी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अलग अलग स्टेप्स पर बहुत सारी रुकावटें हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मानूँ तो अभी हमने एक संगोष्ठी की थी और प्रदर्शनी की थी जिसमें हमने जनजाति लेक्चरर्स को और प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के आगे पूरे देश में बहुत ही गिने चुने, उंगली पर गिने चुने लायक प्रोफेसर आज तक पहुँचे हैं। अच्छा, 89% सीट्स खाली हैं प्रोफेसर की शेड्यूल ट्राइब। तो ये सिद्ध कर रहा है कि हम कहाँ कहाँ रुकावटें बीच बीच में हैं। स्कूल के स्तर से देखें, कॉलेज के स्तर पे डिस्करेजमेंट है, आपका कोई इतिहास नहीं है, आपको आता नहीं है कुछ। लगातार अगर आप सुनेंगे तो सुनने में आता है कि वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अब एलिजिबिलिटी कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करने वालों में कितना बायसनेस है, इसको लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसके लिए समाज की समझ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये ध्यान में आती है। फिर जनजाति समुदाय को जो विशेष अधिकार दिए गए, जैसे वनों का अधिकार है, तो ज़्यादातर मान्यता ये है कि जनजाति समुदाय जो है वो वनों को बिगाड़ देगा, जंगल काट देगा, जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जबकि है वास्तविकता ठीक विपरीत। जनजाति समुदाय ने ही इतने हजारों वर्षों से वनों को संभाला है, उसके साथ रहा है, पर वो हमें सिखा गए अंग्रेज। तो अभी भी हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है उनको बड़ा एक जिम्मेदारी लगती है कि इनसे जंगल को बचाना है। कुछ दिनों बाद एक त्योहार भी आ रहा है जिसमें पेड़ पौधों की रक्षा कैसे की जाती है और उनको किस तरीके से किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो औद्योगिकीकरण है वो तो आदिवासी इलाकों में, और क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं, माइंस हैं, वो सब इन इलाकों में। और सबसे ज़्यादा अगर प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर हो रहा है, और वो अपने घर से भी बाहर हैं। आदिवासी इसलिए अपने घर से भी निकाले जा रहे हैं, उनके हाथ से जंगल भी छीना जा रहा है, पेड़ भी छीने जा रहे हैं, जानवर भी छीने जा रहे हैं। इसको लेकर कोई चिंता, इसको लेकर कोई शिकायत? नहीं, इसी को लेकर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। समझ के अभाव के कारण हम अनावश्यक रूप से उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। देश को औद्योगिक विकास की ज़रूरत है, देश को मिनरल्स की ज़रूरत है, देश में और भी विकास की गतिविधियों की आवश्यकता है, सड़कें बननी हैं। लेकिन मैं जो देखता हूँ और जिस प्रकार के प्रावधान हमारे पास में है, उसमें ये सारों का संतुलन बैठ सकता है। सरकारें भी लगातार इस कोशिश में रहती है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो करते समय वैसी संवेदना नहीं दिखती। जैसे अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हो तो उस प्रोजेक्ट में जितने जनजाति परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनका रीसेटलमेंट, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हाँ, नहीं। इतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत कठिन काम नहीं होता। मेरा अनुभव ऐसा है कि सामान्यतः हम डीपीआर जब बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो यहाँ तक भी बना लेते हैं कि उसके गेस्ट हाउस कहाँ बनेंगे, लेकिन उस डीपीआर बनाते समय ये जो परिवार प्रभावित होंगे उनके रीसेटलमेंट प्लान कैसा होगा, ये नहीं बनता। ये हम लिख तो देते हैं कि हम उसके अनुसार करेंगे, पर जब इम्प्लीमेंट होने लगता है वो किन्हीं कारणों से डिले होता है और उसका बहुत नुकसान होता है। उसी के कारण अविश्वास पैदा होता है, उसी के कारण सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है। तो ये बहुत करने की आवश्यकता है। आयोग का काम ही है, आयोग लगातार इस पर प्रयासरत है उसके सामने विषय आने के बाद। पर उससे भी बड़ी चिंता की विषय है कि ये समझ अगर पूरे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लानर्स में, समाज में बन जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो वनों पर अधिकार, कोई वनों पर अधिकार ये कोई लेन देन का मामला नहीं है, ये आस्था का ये मामला है कि वन पर स्वाभाविक रूप से वो समुदाय का अधिकार था, पर उसने कभी भी अधिकार जताया नहीं था। वनवासी समाज की ये विशेषता है कि वो इंडिविजुअल ओनरशिप उसके संस्कार में ही नहीं है। उसने कभी जंगल को आपस में बांटा नहीं था। आज भी हम गांव बनाते हैं, गांव में जब घर बनाता है कोई, तो वो उसके प्लॉट के बीच में लाइन नहीं खड़ी करता कि यहाँ तक की ज़मीन मेरे घर की, वहाँ तक की तेरे घर की। पास पास में मकान बनाते हैं। जंगल में वो पेड़ बांटता नहीं है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम वनाधिकार दे रहे हैं तो उसको व्यक्तिगत पेड़ नहीं चाहिए, उसको अपने कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी ओनरशिप पे भरोसा करता है, जो वैसे तो सबको सीखने लायक बात है। लेकिन इस बात को समझकर उसके लिए पॉलिसी बनना चाहिए, इस बात को समझकर उसको अधिकार दिए जाने चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं आप। और केंद्र ने भी और राज्य ने भी बहुत सारे कानून दिए हैं कि वो अपने कैसे हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन तमाम राज्यों में हमने देखा है कि ट्राइबल की ज़मीन कोई ले नहीं सकता है, लेकिन बावजूद इसके खरीद लेते हैं लोग।
उनको प्रभावित करके खरीद लेते हैं, उनको दबाव में लेके खरीद लेते हैं। उसमें ये भी है कि भाई कलेक्टर उसकी जांच करे, जलाधीश उसकी जांच करे, उसके बाद जांच करने के बाद लेकिन वो अनुमति की भी ज़रूरत नहीं। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में ऐसा चल रहा है। उसको लेकर क्या कोई मॉनिटरिंग या क्या कोई कार्रवाई ख़ास करने जा रहा है? नहीं, हम लोगों ने उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल को तो काफ़ी चुस्त दुरुस्त किया है और हम लोग लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, पॉलिसी मेकर्स के साथ में, इवन मिनिस्ट्रीज़ के साथ में भी, कि अपने नीचे की जो ट्रेनिंग है, जैसे फॉरेस्ट में कोई ऑफिसर बनता है, उसको ये जो एंगल है जनजाति समुदाय के अधिकारों का, उसके प्रति जागरूक भी किया जाए, ट्रेन भी किया जाए और उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ाई जाए। एक जनजाति समुदाय के साथ नई प्रकार की समस्या हुई है कि उसके साथ सिंपैथी करने वाले लोग बहुत हैं और उससे एम्पैथाइज करने वाले लोग नहीं। तो सिंपैथी के कारण लोग एक्टिविस्ट के रूप में तो खड़े हो रहे हैं, पर उसके साथ काम करना, उसको समझना, उसकी समस्याओं के समाधान के बारे में काम करना, ये नहीं दिख रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे समाज में ये समझ आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक नई चीज़ मैं देखने जा रहा हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय है, क्योंकि हाल ही में देश भर में अभी पीएफआई को लेकर छापे पड़े और कई जगह जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं कि लोग चौंक रहे हैं, तमाम एजेंसियां चौंक गई। 2047 का जिक्र उसमें किया गया है। 2047 में उन्होंने इस बात का जिक्र है कि देश की एक बड़ी आबादी है दलित और आदिवासी। अगर ये दलित और आदिवासी आबादी का 10% भी अगर हमारे साथ आ गया तो हम इंशाअल्लाह इस भारत को इस्लामिक राज्य बना देंगे, इस बात का जिक्र है। तो तमाम जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर ऐसा हम देख रहे हैं, तमाम तथ्य भी आ रहे हैं। श्योपुर में से लेके बहुत सारे केसेस हुए हैं, वहाँ के प्रशासन ने जांच की है कि आदिवासी महिलाओं से मुस्लिम समुदाय के लोग शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद फिर उनको, क्योंकि बहुत सारे अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार, जमीन पादे का ठेकों का अधिकार, माइनिंग के पट्टों का अधिकार, और अप्रत्यक्ष रूप से वो सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं। इसको लेकर आपके नज़र में कोई मामला आया संज्ञान? नहीं, ये क्योंकि उनको उस तरह के अभी अधिकार मिले हुए हैं, तो ये एक चुनौती है, पूरे देश के सामने चुनौती है कि लैंड एलिनेशन किसी भी तरीके से होगा तो उसे रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि जनजाति समुदाय को उनको ज़मीन का जो अधिकार दिया गया कि उनकी ज़मीन किसी को ना जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि सामान्यतः जनजाति समुदायों में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है, लेकिन उसी के कारण उनकी संस्कृति बची है, उसी के कारण उनका अस्तित्व है। मैं इसकी तुलना करता हूँ कई बार कि बिहार के लोगों को बहुत बाहर जाना पड़ता है। तो क्यों जाना पड़ता है? तो ये मेरा एक परसेप्शन है कि इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ का बहुत सारा समाज लैंडलेस हो गया और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रावधान तो हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से आपने कहा कि लूपहोल निकाले जाते हैं, और लूपहोल से भी ज़्यादा जनजाति लड़की से विवाह करना, जनजाति लड़की तक वो अधिकार सीमित रहता है, लेकिन आगे चलकर उसके संतति को वो अधिकार नहीं है, लेकिन वो निगलेक्ट होता है क्योंकि उसके बच्चों को वो अधिकार नहीं होता है, पर वो निगलेक्ट होता है। तो एक इस कानून के समझ का नीचे तक के अधिकारियों में कमी, इसका भी वो लाभ ले रहे हैं और ये एक सीरियस मैटर है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जनजातियों को जो अधिकार दिए वो कोई 4 लोगों के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरे समुदाय की संस्कृति की रक्षा करते हुए विकास में उसकी भागीदारी, इसके लिए है। तो बारीक बारीक बातों पे सभी को विचार करने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को भी, उसको जो उसके प्रोटेक्ट करने वाले ग्राउंड पे जो अधिकारी हैं उनके लिए भी, और इस पर बहुत सारे काम की ज़रूरत है। उन बातों को हम ध्यान करके डॉक्यूमेंट करके सरकार के संज्ञान में भी ला रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भविष्य में इसके बारे में कोई ठीक प्रकार के प्रावधान बनेंगे। पेसा एक्ट आया है और पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ है, देश में कई जगह लागू हुआ है। किस तरीके से ये समुदाय को सशक्त करेगा, उसके अधिकारों की रक्षा करेगा? पेशा के बारे में भी बहुत सारे लोगों में भ्रम से लगते हैं, पर मैं जो देखता हूँ पेशा, ये वास्तव में जनजाति क्षेत्र में, क्योंकि क्लोज निट सोसाइटी है, पहले तो हम सभी ऐसे थे, तो पेशा वास्तव में जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उसका आदर्श स्वरूप हो सकता है। क्योंकि उसमें हम जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ज़्यादातर बातें डायरेक्ट डेमोक्रेसी से हो, उसका सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। दुर्भाग्य से 1996 में वो पास होने के बाद भी अभी प्रभावी रूप से वो शब्द नहीं आ पाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी उसके रूल्स बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, पर अगर वो लेटर एंड स्पिरिट में लागू हुआ
तो वो पूरे देश को उदाहरण देगा कि एक गांव अपने अधिकांश समस्याओं का समाधान करते हुए विकास स्वयं भी कर सकता है और देश के विकास में कैसे भागीदारी हो सकती है, और उसमें बहुत सारे करप्शन, बहुत सारी चीज़ों की दूरी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा माध्यम है। तो एक ग्राम सभा अगर अपने अधिकांश निर्णय, अपने विकास से संबंधित निर्णय खुद करने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का, तो मेरे दृष्टि में पेसा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अच्छा है कुछ सरकारों ने इसके बारे में संज्ञान लिया है और उसको ईमानदारी से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे तंत्र को तैयार होना पड़ेगा, थोड़ी हमारी मानसिकता में अंतर लाना पड़ेगा, लेकिन ये होने के बाद में ये पूरे देश को एक संदेश देगा कि ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है। एक तो आपने प्रयास किया कि तमाम देश भर की कई यूनिवर्सिटियों में ये जो आपने कार्यशाला आयोजित की, ये कार्यशाला किस तरह की थी और उसमें क्या क्या हुआ, एक प्रयास आपने ये किया। दूसरा प्रयास मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय जो नायक रहे हैं उनका योगदान है, उसमें आपने जिन्हें लोग नहीं जानते वो आपने किया थोड़ा सा बताएं आप इसके लिए। जनजाति समुदाय के बारे में जैसा मैंने कहा कि इमेज और रियलिटी का अंतर है, तो आम समाज में मैं कॉलेज जीवन से भी देखता था कि हमारे साथी लोग आदिवासियों के बारे में कैसा सोचते थे। तो आदिवासियों ने वो फिल्मों में देखा, उन्होंने आदिवासियों को, बॉलीवुड की, उसमें जो आदिवासी, हम सोचते थे हम तो ऐसे है नहीं, कभी भी हमारे देश में ऐसा आदिवासी नहीं रहता, तो ये कहाँ से सोचते हैं, तो ये प्रश्न आता था मन में। मुझे लगा ये फिल्में देख के आता है। मैंने कहा बॉलीवुड बनाने वाले भी तो भारतीय, वो क्यों ऐसा बना रहे हैं। तो ध्यान आया कि वो हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करते हैं, और हॉलीवुड फिल्मों में इसलिए आया क्योंकि वो वहाँ के जो एंग्लो सेक्सन रेस थी वो ये सिद्ध करना चाहती थी कि हेड हंटर्स हैं, ये असभ्य हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको वैसा पोर्ट्रे किया और हम लोग भी यही मान के चले आए। तो उनका ना कोई इतिहास है ना कोई विकास है। अब उसमें से उनके इतिहास को फिर से सामने लाने की ज़रूरत है। अभी आज़ादी के अमृतकाल में हमने अवसर को देखा कि जनजाति नायकों का बलिदान कितना रहा है, ज़बरदस्त बलिदान है, लेकिन वो कभी भी इतिहास के पन्नों से बाहर नहीं निकला। आर्काइव्स में अवेलेबल है लेकिन समाज के सामने नहीं गया। तो ऐसे हमने 60 जनजाति नायकों का और उसके युद्ध का डॉक्यूमेंटेशन करके एक प्रदर्शनी बनाई, और हमने सोचा कि वो जो छात्र जनजाति के खास तौर से हैं उन तक भी वो बात पहुँचे और पूरे समाज तक बात पहुँचे। तो हमने सोचा यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम करेंगे, तो हमने प्रदर्शनी लगाई, उसमें जनजाति समाज का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, इस विषय पर व्याख्यान रखे। बहुत सौभाग्य की बात है, ज़्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ऐसे में छात्र आएंगे, लेकिन लगभग 50,000 छात्रों ने 104 यूनिवर्सिटी में उस कार्यक्रम को सुना। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, सबने कहा कि हमें तो कल्पना ही नहीं थी कि इतने छात्र आएंगे, हम जितनी कल्पना करते थे 4-4 गुना आए हैं, और पूरे 3 घंटे तक उस कार्यक्रम में रुके हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम हुआ है, लोगों में अपने इतिहास को समझना और लोगों तक लाना, इसका भी एक उत्साह बना है, और एक प्राइड सा महसूस हुआ है, अपनी अस्मिता का जागरण जिसको हम कहते हैं वो हो रहा है कि हमारा देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है, हम कुछ नहीं, ऐसा नहीं। उदाहरण कहूँ तो इंदौर की यूनिवर्सिटी के पास में जो चौराहा है उसको वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने, टांटिया भील चौराहा किया। हाँ। ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल गिमिक सा है, लेकिन उसके बाद कुछ छात्र हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ आते थे और कमरा ढूंढते थे तो हमसे लोग पूछते तुम हो कौन, तुम कहाँ के हो, हम तुमको कमरा नहीं देंगे। अब हम ये बोल सकेंगे कि वो जो टांटिया भील की प्रतिमा लगी है उसके हम वंशज हैं, जो केवल स्वयं विकास तो कर ही सकता है, पूरे देश के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आपको लगता है कार्यपालिका को भी इस विषय को लेकर, इन लोगों को लेकर एक प्रशिक्षण की जरूरत है, नए सिरे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जमीन पर तो पटवारी से लेकर, तहसीलदार से लेकर, एसडीएम से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर तक यही सब डील करते हैं। नहीं मनोज जी, बिल्कुल ठीक आपने बात को पूछा है। यही अब ये जो मैं यहाँ आया हूँ तब से लगा है। अभी हम सभी जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, जो आईएएस के प्रशिक्षण की है, पुलिस एकेडमी है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग है, इन सबको अभी रिसेंटली ही मैं पत्र लिखा है कि हम उनके साथ डायलॉग करना चाहते हैं, और वो जो अधिकारी आते हैं, क्योंकि उससे ही नीचे तक परकोलेट होता है सब कुछ, तो उनसे बात करना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में वो जनजाति समुदाय के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में कैसा ओरिएंटेशन कर रहे हैं। वहाँ से वो शुरुआत होने की आवश्यकता है। हम लोग उस पर इनिशिएटिव लिया है आयोग ने, और हम अगले 1-2 महीने में ही उनसे डायलॉग करके, और उस प्रकार की बात हमें, इवन हम जुडिशरी से भी बात करना चाहते हैं, हमने समय भी मांगा है कि जब सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, वो जो न्याय प्रक्रिया में शामिल लोग हैं,
एडवोकेट से लेकर और जजेस तक, उन तक जनजाति समुदाय के बारे में क्या जानकारी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं एक बहुत प्रतिष्ठित लॉ इंस्टीट्यूट में गया था और वहाँ के LLM के छात्रों से संवाद किया अभी 8 दिन पूर्व ही, और मैंने उनसे ये पूछा कि SC और ST में अंतर क्या है। एक भी छात्र को ये पता नहीं था। अरे तो ये ध्यान में आता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जनजाति समुदायों के बारे में बहुत कम जानकारी है। कितना बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है, उसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सभी से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपील करता हूँ कि ये हमारा 11 करोड़ का समाज, अभी तो जब मैं बोलता हूँ कि आपको पता है कितने जनजाति हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत छुटपुट कहीं अंडमान निकोबार में होंगे। ये सामान्य बहुत अच्छे स्तर के लोगों को, पर 11 करोड़ का समुदाय, इतना बड़ा समुदाय, उसके बारे में हमारे आसपास वो कितना है इसकी भी कल्पना नहीं है। बहुत समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में एक विषय आया है झारखंड के संवेद शिखर को लेकर, जैन समाज ने काफ़ी विरोध किया, बाद में उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, लेकिन वहीं के आदिवासी समाज अब मांग कर रहा है कि साहब ये मुरुंग है हमारे और हम इन्हें मानते हैं, हमारी आस्था से जुड़ी हुई है और अब ये पहाड़ हमको, ये मुरुंग हमको चाहिए। तो अब दो समाज का टकराव है, इसमें कैसे? ये समाज का टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज एक दूसरे से अपने को अलग मान रहे हैं। क्योंकि हमारा तो इतिहास ऐसा रहा ही है कि पहले हम सब जंगल में थे, तो निश्चित ही वो स्थान रहा होगा। उनकी अनुमति से ही आपने अपने स्थान भी बनाए होंगे। तो इस बात को मानना वो ज़रूरी है, और मानना यानी हम परस्पर इस बात को समझें कि हम एक दूसरे को जानते हैं। ये समझ पैदा होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा तो हमेशा इतिहास में ऐसे चीज़ें ऐसी निकलेंगी। बहुत छोटी सी बात है, हम हृदय से हम जानते हैं, केवल कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण ये सब समस्या हो रही है। मैं एक बात बताता हूँ, आज से 20 साल पहले मैं करीब झारखंड में एक गांव में गया था। एक बूढ़े व्यक्ति थे, बहुत, उनके साथ भोजन कर रहा था। उस समय विवाद शुरू हो गया था थोड़ा सा कि हमारे भगवान अलग हैं, आपके भगवान अलग हैं। अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है एक तरह से। वो व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कोई पुराण नहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा देखो अपन सब लोग जंगल में रहते थे, अपन भगवान की पूजा करते थे, अपने में से ही तो लोग गाँव में चले गए, शहर में चले गए। उन्होंने चित्रकारी सीख ली, उन्होंने मूर्ति बनाना सीख लिया, उन्होंने इसी भगवान की तो चित्र बनाए, अपने ही भगवान का तो चित्र बनाया, अपने ही भगवान की तो मूर्ति बनाई। अब इसमें झगड़ा क्या, तुम्हारा भगवान मेरा भगवान। इतनी सरल बात वो गांव के व्यक्ति ने कही। जनजाति की समझ ये है, तो इसमें ये विवाद ही नहीं हो अगर वो जो एकात्मता का भाव है हमारा वो फिर से याद आ जाए हमें। लेकिन वो याद नहीं आ रहा है, वो अभी याद नहीं आ रहा है, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि आएगा वो। एक और ये समझ जनजाति समाज ही देगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो झाबुआ बेल्ट है, धार बेल्ट है, आपने वहाँ बहुत काम किया है, जनसेवा संस्थान में भी काम किया है, शिव गंगा जो एक संस्था उसमें भी आपने बहुत काम किया है। किस तरह का काम है जो लोगों से जोड़ता है समाज को? वास्तव में जैसे मैंने कहा कि समाज के साथ में सिंपैथी करने वाले लोग बहुत हैं, एम्पैथाइज करने वाले लोग नहीं। तो हमारे साथ ये हो जाता है कि हम सोचते हैं उनको ये मदद कर दें, ये मदद करें, मटेरियल मदद कर दें, इससे होता नहीं है। ये जख्मों पे मरहम लगाने जैसा है। तो जख्म क्यों हो रहे हैं, उसका समाधान क्या है, वो अपने आप उसकी हीलिंग की ताकत कैसे आएगी, इस पर काम। तो हम जिसको बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसे ही समाज की जो का विकास है, विकसित समाज तब बनेगा जब देश में हितग्राहियों की संख्या बढ़ जाएगी। समाज में उससे नहीं होगा, परमार्थाइयों की संख्या बढ़े, जो हमारा इतिहास है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं जिसे हम कम्युनिटी एम्पावरमेंट कहते हैं, कि समाज अपनी समस्याओं को समझे और समाधान निकाले, तो उस प्रकार के प्रयोग के कारण हमें लगता है कि हम लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जो बाहर से पढ़ा लिखा वर्ग है उसको पहले ये मानस बनाना पड़ेगा कि हम लोगों को समझाने नहीं जाएंगे, हम उनको समझने जाएंगे, हम उनकी स्ट्रेंथ पर काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। तो ये बहुत आसान है। ज़्यादातर बहुत लोगों को चैलेंज लग रहा है कि डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ को कैसे खड़ा करना। इतना सरल है, क्योंकि आपको उनके विजडम पर भरोसा करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल विजडम पे भरोसा करना पड़ेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप कर भी रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप अप्रत्यक्ष तौर पर कर रहे थे। अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन के तौर पर आप कर रहे हैं। उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जो अपने आप को कहीं ना कहीं आज भी आज़ादी के 62 साल बाद भी असहाय महसूस करता है। मुझे लगता है कि उनके अधिकारों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको अधिकार संपन्न बना रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।